बचत के बाद निवेश की राह ही आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपको पता है कि आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है, और उसके बाद क्या आपको पता है कि आपको किस तरह के निवेश विकल्प चुनने चाहिए। मनी मंत्रा में इन्हीं तमाम बारीकियों पर हम जोर देते हैं, फोकस करते हैं और आपको ले जाते हैं आर्थिक आजादी की राह पर। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलाएंगे हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को फाउंडर क्षितिज महाजन। क्षितिज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं आज शो पर। संदीप हमारे पहले दर्शक के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार मैम, आपकी आवाज आ रही है? ऑलराइट, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, आप ये निवेश कब से कर रहे हैं? आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है और मिरासेट का लार्ज कैप फंड है। मैम पिछले 2 साल से मैं निवेश कर रहा हूँ और 2500 रुपए पर मंथ की SIP मैं शुरू कर चुका हूँ इसमें लगातार 2 साल से। प्रति फंड? प्रति 2500 रुपए प्रति मंथ, दोनों फंड में मिलाकर? हाँ जी, ठीक है। नहीं, 2500 रुपए एक्सिस में और 2500 रुपए मेरा एसेट में। ठीक है। ओके, तो आपने दोनों ही ये फंड खुद सिलेक्ट किए हैं या आप सलाह ले रहे हैं किसी से? जी नहीं, मैंने खुद सेलेक्ट किए थे। कोई खास वजह निवेश करने के पीछे? निवेश करने का मैम, एक तो मुझे जो है ना कम से कम भी 1 करोड़ रुपया चाहिएगा आज से 20 साल के बाद, तो उस हिसाब से मैंने अपना निवेश थोड़ा सा लेट शुरू किया। और अभी मेरे पास जैसे 5000 रुपीज और पर मंथ में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मुझे 2 फंड्स की इन फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है और मुझे 2 फंड एक्स्ट्रा और चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा सलाह लेने की। किस फंड की परफॉर्मेंस से आप परेशान हैं, दोनों या एक ही? मैम दोनों फंड की पिछले 2 महीनों से मैं इन फंड से परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ थोड़ा सा। ओके, तो आपको 15 साल के बाद चाहिए 1 करोड़ रुपए और आपने और 5000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी है। रिस्क को लेकर आपको क्या लगता है, आप अच्छा खासा रिस्क ले पाएंगे? अच्छा खासा तो नहीं मैम, थोड़ा सा मतलब सेफ भी और रिस्क भी दोनों ही, क्योंकि अभी है मेरे पास अभी। आपके पास अच्छी बात यह है कि काफ़ी समय है, आपके पास 15 साल का समय है, तो अगर आप रिस्क थोड़ा सा लेते भी हैं ना, तो जितने सालों की अवधि है उसके मुताबिक आपका रिस्क कम भी हो जाएगा। लेकिन आपको एक संतुलित रणनीति ही हम रेकमेंड करेंगे। निवेश साफ तौर से आपको उसके लिए बढ़ाना होगा। फिलहाल आप केवल 5000 रुपए के आसपास कर रहे हैं और 5000 से बढ़ाएंगे यानी वो 10,000 हो जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम 20 से 25 तक ये आंकड़ा लेकर ही जाना होगा। जब आपसे हो सके, आपकी क्षमता जैसे बढ़े वैसे आप निवेश की राशि बढ़ाइएगा। लेकिन क्षितिज, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, इनके पास एक्सिस ब्लू चिप और लार्ज कैप है। जैसे कि हम देख रहे हैं लार्ज कैप में पिछले 1 साल से हमें लग रहा ही है कि बेंचमार्क के तुलना में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, लेकिन वो ओवरऑल बाजार की चाल की वजह से भी होता है। फंडामेंटली फंड्स में कोई गड़बड़ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फंड्स अपने पीयर्स के मुकाबले बिल्कुल भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में तो ये ठीक है, चाहे तो दोनों में रह सकते हैं या किसी एक से भी रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एडिशन करना अब जरूरी होगा, क्योंकि इन्हें एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा। 1 करोड़ रुपए इनको चाहिए लगभग 15 साल के बाद। कविता, इसमें बेसिकली दोनों फंड लार्ज कैप कैटेगरी के हैं एंड सेबी का नया रेगुलेशन जो है ना, उसके हिसाब से 80% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज टू बी इन्वेस्टेड इन टॉप 100 स्टॉक्स। उसमें क्या होता है, कम वोट में उनको लार्ज कैप हगिंग होना पड़ता है, बट परसेंटेज एलोकेशन अकॉर्डिंग टू लार्ज कैप नहीं हो पाती है बिकॉज 10% का कैप है एंड इट्स अ फंड, तो उसमें वो थोड़ा नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा लेते हैं, उस कारण से हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस है। बट ब्रॉडली लार्ज कैप कैटेगरी में दोनों फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, संदीप यंग हैं, 5000 की सिप कर रहे हैं, 5000 की और एडिशन करना चाहते हैं। आई थिंक कुछ फोकस फंड और मल्टी कैप फंड ऐड करें इसमें। जैसे DSP का मल्टी कैप है आपका, फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक का फोकस है, साथ में एक मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये 3 फंड्स ऐड करें और इन दोनों लार्ज कैप में से एक फंड रखें। इनफैक्ट लार्ज कैप बास्केट में दोनों फंड अच्छे हैं, पर आप एक फंड रखें और ये 3 फंड ऐड करें एंड डिवाइड करें अपनी एलोकेशन को। 20 इयर्स तक अगर आप 10,000 की सिप करते हैं, तो अगर 12% कंपाउंडिंग में हम मानते हैं लगभग ग्रो करेगा, तो आपको 1 करोड़ की जो आपकी राशि है जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप इसे स्टेप अप कर सकते हैं सिप को, स्टेप अप का मतलब है कि हर साल आप 10% से इंक्रीज करें, क्योंकि आप अगर बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कुछ इंक्रीमेंट अगर आपका हो रहा है, तो सिप में भी आप वो इंक्रीमेंट अलॉट करें, मतलब 10% सिप
इंक्रीज करें, अगर इस साल 10,000 की है, अगले साल 11,000 की करें, तो उसका बेनिफिट और मल्टीफोल्ड मिलता है। तो जहाँ पे मैं यहाँ 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ इनकी 20 ईयर्स में, तो वो राशि आपकी कोई 2.5-3 करोड़ हो सकती है अगर इससे स्टेप अप करते हैं तो आई थिंक ब्रॉडली ये ही तरीका अपनाना चाहिए। स्टेप अप का इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? और हालांकि एक अच्छा तरीका है जब भी आप निवेश को बढ़ाने की मंशा रखते हैं, लेकिन इसके लिए कोई खास चार्जेस? सॉरी आई मिस दैट, क्या पूछा आपने? स्टेप अप एसआईपी के लिए आपको एएमसी को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो ये कैसे किया जाए और क्या इसके लिए आपको अलग चार्जेस या फीस देनी पड़ती है? चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। एक स्टेप अप सिप का फॉर्म आता है, हर एएमसी के पास अवेलेबल है। आप उसी में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि 1 साल के बाद आप स्टेप अप करना चाहते हैं। जिन एएमसीज के कुछ फंड्स में अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो 1 साल के बाद जब भी आप स्टेप अप करना चाहते हैं, एडिशनल सिप उतने अमाउंट की और इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि सिप तो एज लो एज 500 रुपीज की भी हो सकती है, तो आप वो कर सकते हैं। चलिए, संदीप जी, कोई सवाल और पूछना चाहते हैं आप? फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन अगर आप फंड्स के नाम नहीं नोट कर पाए हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट में मनी मंत्रा के शोज देख सकते हैं और सलाह के अनुसार आपको जो फंड्स दिए गए हैं उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अशोक पांडे साहब हमारे साथ वडोदरा से फ़ोन लाइन पर हैं। चलिए, इनका भी फ़ोन कट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्हें एक बार फिर से संपर्क किया जाए। अशोक जी, आप मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? नहीं है। चलिए, हम फिर भी इनको ट्राई करेंगे। एनपीएस पे इनका सवाल है और क्षितिज ये पूछना चाह रहे हैं कि एनपीएस में प्रॉफिट और जो कैपिटल गेन्स होते हैं, टियर 2 खाते से अगर हम वो निकालें तो हमें किस तरह की टैक्सेशन होती है? इनका विड्रॉल पे सवाल है। सो कविता, एनपीएस में फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन की जहां बात करते हैं, उसमें लिमिटेड ही अमाउंट है विच इज टैक्स फ्री अगर आप ईयरली बेसिस पे डाल रहे हैं। और जो 1.5 लाख है और 80CC D2 में आपका 50,000 रुपीज है, D1 में 1.5 लाख है। सो जब विड्रॉ की बात करते हैं, टीयर 2 से अगर निकालते हैं, तो 40% तक का विड्रॉल ही आपका जो है वो टैक्स फ्री है। उसके ऊपर का जो भी आप विड्रॉल करते हैं नॉर्मली, उसका बेस्ट वे यही होता है कि उसे किसी पेंशन स्कीम में, किसी भी इंश्योरेंस फंड के पेंशन स्कीम में डालें और आप अपनी मंथली पेंशन बनाएं, जिसका बेसिक पर्पस एनपीएस का वही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लॉन्च किया था, बिकॉज अब जॉब्स में पेंशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है, ताकि उनको रेगुलरली मंथली इनकम मिल सके। पर अगर विड्रॉ करते हैं तो उनके टैक्सेबल इनकम उस समय जो है उसके अकॉर्डिंगली बाकी का पैसा जो है वो उनको पे करना पड़ता है, जो एडवाइजेबल नहीं है। जो मैं कहूंगा कि अगर बिकॉज एनपीएस में जो पेंशन फंड्स हैं कहीं, उसमें भी बहुत लो एक्सपेंस की स्कीम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप लंबे टाइम तक पैसा रखते हैं तो 10-11% पे कंपाउंड कर सकता है, तो वो इन स्कीम्स को ले सकते हैं। चलिए, जहाँ तक एनपीएस की बात है और टियर 2 खाते की बात है, आप जिस भी तरह की स्कीम लेते हैं, इक्विटी लें या डेट लें, उसके मुताबिक जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। विड्रॉल को लेके कोई रोक नहीं है और समय या अवधि से पहले विड्रॉल करने पर आपको अतिरिक्त टैक्स या चार्ज नहीं देना होगा। अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। बलविंदर जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। इनका सवाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बलविंदर जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? जी जी नमस्ते मैडम जी, ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सतना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, बहुत हाँ खूब। जी। टर्म प्लान जी। लेना है सर आपने? हाँ जी, टर्म प्लान लेना था, तो यही एडवाइस आपसे चाहता हूँ कि मतलब मैंने अभी लास्ट ईयर मुझे 2 स्टंट डले हैं। अच्छा, अभी कैसे हैं आप? जी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, कहीं कोई टेंशन नहीं है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो अभी जी। कितना खर्चा हुआ था टोटल? टोटल खर्चा 2,10,000 हुआ था मैडम। 2,10,000 हुआ था, ठीक है। जी जी, बताइए। है ना। तो मुझे क्या है, अभी टर्म प्लान लेना था मैडम, तो मैंने अप्लाई किया था यहाँ मतलब एलआईसी में, तो उन्होंने जो है सारा मेडिकल किया मेरा। उसके बाद बोल दिया कि जो है वो टर्म प्लान हम आपको जो है स्टंट डला है इसलिए नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी क्या है मेडिकल जो है वो पॉलिसी भी वहीं से है, एलआईसी से ही। तो उन्होंने वो जो है मुझे जो है वो डिनाई कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते। तो वही मेरा ये जो है पूछना था आपसे कि टर्म प्लान किसका मुझे मिल सकता है और किस कंपनी से मुझे जाना चाहिए। तो आप केवल एलआईसी के पास ही गए थे? केवल एलआईसी के पास गया था जी।
ऑल राइट। क्षितिज, मुझे ये बताएं कि बाकी तमाम इंश्योरेंस कंपनियां भी क्या देने से इनकार कर सकती हैं, या कुछ अंडरराइटिंग के तहत और कुछ प्रीमियम बढ़ाकर या कुछ वेटिंग पीरियड के बाद ही सही इन्हें किसी भी तरह का टर्म प्लान मिल सकता है? कविता, सॉरी टू से बट इनकी एक्सट्रीम मेडिकल सिचुएशन है इस समय। 2 स्टंट डले हैं, एंजियोप्लास्टी हो रखी है इनकी। उस सिचुएशन में कोई भी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टर्म प्लान ऑफर नहीं करेगी, बिकॉज ये मेडिकल कंडीशन में कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे ऐसे कोई राइडर में नहीं अवेलेबल है, ना ही कोई प्रीमियम इंक्रीज के साथ टर्म प्लान मिल सकता है। सो टर्म प्लान नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी के थ्रू। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सिंह साहब से कि कोशिश करें कि जो अब एग्जिस्टिंग आपका जो पोर्टफोलियो है उसको वाइजली इन्वेस्ट करें, फैमिली के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाने की कोशिश करें और अपनी सेहत को थोड़ा ठीक रखें। मुझे ये बताएं, क्योंकि अक्सर हम वैसे तो कहते हैं क्षितिज कि आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इनके पास एक प्योर टर्म प्लान मिलने का, खरीदने का जो विकल्प है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्या ये किसी भी तरह का एंडाउमेंट प्लान ले सकते हैं अपने लिए, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान? इन्वेस्टमेंट भी होती है उसमें, लेकिन उसमें इंश्योरेंस का भी कुछ कंपोनेंट होता है जो शायद इस सिचुएशन में इनके काम आ जाए। कविता, इस सिचुएशन में नहीं आ पाएगा बिकॉज बहुत क्लियर है कि इनकी सर्जरी हुई है। क्योंकि आप नॉर्मल भी प्लान लेते हैं, वो मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे। जब मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए आपका फॉर्म भरना पड़ेगा, जब आप एंडोमेंट प्लान या यूलिप भी लेंगे तो आपको वहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ, यू हैव अ मेडिकल हिस्ट्री। और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आई थिंक वो सही नहीं रहेगा। सो वो नहीं रहेगा। बट हाँ, एक इसमें जरिया है, काफी म्यूचुअल फंड सिप्स के साथ इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे मेडिकल नहीं होता है। 3 साल तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। बट जैसे बिरला में 120% है, रिलायंस में 120% ऑफ आपका सिप अमाउंट है, जिसको मैक्सिमम कैप किया हुआ है 50-50 लाख पे। तो वहां पे ये सोच देख सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आईसीआईसीआई, रिलायंस दोनों कर रहे हैं, बिरला कर रहा है, ये तीनों कंपनीज तो कर ही रही है। सो सिप इंश्योरेंस के थ्रू ये अपने को कवर दे सकते हैं। बात तो क्लियर है बलविंदर जी कि आपको अपने लिए एक मेडिकल कंटिजेंसी प्लान रेडी रखना होगा, क्योंकि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके पास फिलहाल क्या स्थिति है बलविंदर जी? हेल्थ इंश्योरेंस मैडम मेरा अभी 5 लाख का है। ये पर्याप्त है आपके लिए? ये आपका इंडिविजुअल है या फैमिली फ्लोटर है? नहीं, ये फैमिली है। मेरे ख्याल से आपको अपने लिए अलग प्लान लेना चाहिए क्षितिज। यहाँ पर इनको अपने लिए इंडिविजुअल प्लान लेके रखना चाहिए। बिल्कुल, इनको एज ए फैमिली फ्लोटर एक्सटेंशन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री है, चाहे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़े। तो आप जो बोल रहे हैं कविता, यू राइट, इनको अपने लिए एक प्लान अलग लेना चाहिए। और राइडर के साथ अलॉन्ग विद मे बी इंक्रीज ऑफ प्रीमियम, इनको जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है। मुझे ये बताएं, जो हार्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं, क्या उसमें एंटर करने का अभी कोई विकल्प इनके पास मौजूद है क्षितिज? नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी सिचुएशन है। राइट। तो और 1 साल हो चुका है स्टंट डले हुए, तो वो सिचुएशन है कि जहाँ पे नहीं मिल पाएगा। सॉरी टू से दिस। तो मौजूदा जो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या उसी कंपनी के साथ कवर बढ़ा लें? वही तरीका सही है, आप उन्हीं को अप्रोच करें एंड अपनी हेल्थ, बिकॉज इन्होंने क्लेम लिया हुआ है, जब भी ये कवर बढ़ाने की चीज करेंगे वो सामने आएगी। तो उसके लिए जो भी वो प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो उसको वो दे दें। और साथ में ये सिप इंश्योर जो मैंने आपको बोला है, टर्म इंश्योरेंस जो सिप के साथ है, आईसीआईसीआई, बिरला और रिलायंस, जो अब निपॉन हो गया, निपॉन म्यूचुअल फंड, उन तीनों में सिप इंश्योरेंस के थ्रू अपना कवर लें। 3 साल तक क्लेम नहीं मिलेगा, पर उसके बाद क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे। पर अगर बीच में सिप रुकती है कविता, तो वो कवर जो है वो 0 हो जाता है। बलविंदर जी देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का विकल्प नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का अपना कवर बढ़ा लेना चाहिए। और दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशन फिलहाल कैसी है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके ऊपर जितनी भी कर्ज हैं या वो तमाम आर्थिक जिम्मेदारियाँ जो आपके ना रहने पर शायद आपके परिवार पर भारी पड़े, जिसके लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान कंसिडर भी करना चाहते थे, उसका आकलन करें, ठीक है? और उसके लिए आप एक
एक निवेश रणनीति बनाएं ताकि आप एक कंटिंजेंसी प्लान अपने लिए तैयार कर सकें। आप सुन रहे हैं मुझे बलविंदर जी? जी 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 मैडम, मैं ये कह रहा जी। था, ऑलरेडी मेरा म्यूचुअल फंड में जो है वो इन्वेस्टमेंट है, मंथली जो है वो 6,000 देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। है तो ना? सर तो क्योंकि वो- मेरे पास अभी उसकी डिटेल्स नहीं है और अभी शो में बहुत सारे सवाल और पूछने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने म्यूचुअल फंड वाला जो पोर्टफोलियो है ना, और आपके ऊपर क्या क्या आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई होगी, शादी होगी, आपका रिटायरमेंट हो गया, ये सब की डिटेलिंग आप मुझे वापस से व्हाट्सएप करें और वो सवाल फिर मैं एक बार फिर से शो में शामिल करूंगी। फिलहाल आपको जल्द से जल्द अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ा लेना है। थैंक यू सो मच अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ हैं बरेली से आदित्य। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं बरेली से आदित्य कुमार बोल रहा हूँ। जी मैम एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मेरे लिए कौन सा फंड बेटर रहेगा। एक्चुअली मेरी बेटी के लिए अभी वो 2 मंथ्स की है, तो मैं नेक्स्ट उसके एजुकेशन और आगे की लाइफ के लिए वो कुछ फंड इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट SIP फंड मैम सजेस्ट करें मैम। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, मुबारकबाद। और बहुत अच्छा लगा कि आपने जन्म होते ही उसके फाइनेंशियली सिक्योर्ड भविष्य के बारे में सोचा और अपना सवाल हमें भेजा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी अप्रोच है वो तमाम माता पिता को अपनानी चाहिए। कोई बच्चों के जन्म के बाद अपनाते हैं, कोई शुरुआत से ही शादी होते ही इस तरह की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। तो क्षितिज फिलहाल ये कह रहे हैं 5,000 रुपए से शुरू करेंगे, लेकिन आदित्य मैं चाहती हूं कि आप इस निवेश को और बढ़ाएं, ठीक है? क्योंकि हम एजुकेशन की अगर हम बात करें ना, तो समय के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी महंगी होती रहती है, क्योंकि महंगाई की मार तो सभी जगह पड़ती है, आप भी समझते होंगे। शुरुआत आप भले 5,000 से कीजिए, लेकिन आगे इसको बढ़ाइएगा, ठीक है? क्षितिज बताएं इनके लिए क्या रणनीति हो। तो आदित्य, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपने बहुत अच्छा सोचा कि अलॉन्ग विद चाइल्ड बर्थ के साथ ही उनकी सिप शुरू कर रहे हैं। सो आप अभी 5,000 रुपीज को स्टेप अप के साथ करें अगले साल से, जितना आप इसे इंक्रीज कर सकते, जैसे कविता ने बोला उसे इंक्रीज करें, और आज 4 से 5 फंड में 1,000 रुपीज की सिप करें। जैसे कि आप निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का ले लीजिए, सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस के इंडेक्स फंड्स हैं निफ्टी 50। साथ में आप 2 फोकस कैटेगरी के फंड, कोटक फोकस या SBI फोकस ले सकते हैं, या फिर साथ में DSP फ्लेक्सी कैप जो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है उसको ले सकते हैं, और एक लार्जर मिड कैप कैटेगरी मोतीलाल लार्जर मिड कैप डालें। एंड आप यंग हैं, बच्चा अभी बिल्कुल छोटा है, तो आप एक से 1,000 रुपीज की NASDAQ 100 में भी डाल दीजिए। कोटक का भी ऑफर है, NASDAQ 100 का फंड का, मोतीलाल का भी, दोनों में से कोई भी चूज करिए। ये 4 से 5 फंड लीजिए और ये सिप कीजिए। ये 5,000 रुपीज को अगर आप कंटिन्यू करते हैं ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो कोई लगभग 50 लाख की राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं। पर अगेन मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आपके पास अगले 20 ईयर्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी जहाँ आपकी अपनी सैलरी स्टेप अप होगी, या बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, और हम सब चाहेंगे वो बढ़े आगे। तो आप उसी को आगे अपनी स्टेप को स्टेप अप करते रहिए हर साल 10-15% से, जो आपको ठीक लगता है। एंड आई थिंक सारी चीजें फिर आपकी विल फॉल इन प्लेस। आपने सुना क्या सलाह दी गई आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। चलिए जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट की। ओके। आगे बढ़ते हैं। बीबू प्रसन्ना का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप किया है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में ये निवेश करना चाहते हैं। क्षितिज पूछ रहे हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाए और क्या डीमैट खाता होना ज़रूरी है? सो प्रसन्ना जी, व्हेन यू वांट टू बाय, आप म्यूचुअल फंड कोई भी डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं, ना किसी डीमेट की जरूरत है, ना कोई और अप्रूवल की जरूरत है। आपको KYC कंप्लाइंट होना पड़ेगा। फॉर दैट आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ, साथ में आपका पैन कार्ड लगेगा एक फोटो के साथ। KYC फॉर्म है, वो KYC फॉर्म किसी भी RTA से, कैम या कार्बी के ऑफिस या रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड के ऑफिस से मिल सकता है। आप अगर टेक्नोलॉजी में समर्थ हैं तो आप ऑनलाइन जाके डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट से जाके अपने लिए बाय कर सकते हैं। जो मैंने फंड्स पहले बताए हैं उसी में आप अपना शुरू कर सकते हैं, या आपके कोई क्षितिज या कविता, आवाज आ रही है आपको? जी, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जो ताज़ा सरकारी बॉन्ड खरीदने को लेकर जो लॉन्च हुई है उसकी बात ये कर रहे हैं। हाँ, तो रिटेल डायरेक्ट बॉन्ड के लिए आपको डीमैट की जरूरत है, बिकॉज वो ऑनलाइन ही सारा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप एक बार डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो जिस ब्रोकिंग कंपनी के साथ खोलते हैं वहां पे उनके पोर्टल पे
जितने भी बॉन्ड्स हैं जो मिनिमम 10,000 आप बाय कर सकते हैं, आप वो बाय कर सकते हैं एंड वो अवेलेबल है। बट आप एक चीज का ध्यान रखें, जो भी आप बॉन्ड बाय करें, जब आप बॉन्ड बाय करते हैं तो जो उसका टेनर है, अगर आप 5 years का बॉन्ड बाय कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी इन लाइन विद बॉन्ड बाय हो, ताकि आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस नहीं हो। क्योंकि लगता है सबको यही कि फिक्स इनकम बहुत सेफ है, बट जब आप फिक्स इनकम भी बाय करते हो, कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, तो उनको मार्क टू मार्केट मतलब डेली बेसिस के नया मूवमेंट के हिसाब से उनकी वैल्यू आती है। तो जो भी आप बॉन्ड बाय कर रहे हैं वो इन लाइन विद आपकी ड्यूरेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी राघवेंद्र कुमार का, और इनका सवाल एनपीएस को लेकर है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एनपीएस के इतने सवाल आ रहे हैं, यानी लोगों में एनपीएस को लेकर निवेश करने में इच्छा तो है ही है, जागरूकता के लिए भी वो सवाल पूछ रहे हैं। इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट नहीं, इनका सवाल है कि ये कैसे निवेश कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारी जो है अतिरिक्त पैसा एनपीएस में कैसे डिपॉजिट करें। सो कविता, एनपीएस गवर्नमेंट की एक नेशनल पेंशन स्कीम, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। 2008 में बिल आया था, 9 में शुरू किया उन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अगर आप 75% इक्विटी एलोकेशन रख रहे हैं, बिकॉज एनपीएस में आप डिसाइड कर सकते हैं हाउ मच इक्विटी एलोकेशन यू वांट टू पार्टिसिपेट। अगर आप वो रख रहे हैं तो आपका कोई लगभग मानो आप 11 to 12% का कंपाउंडिंग रिटर्न आया पिछले 10-11 साल में। सो जो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिटर्न है, विज़ अगर आज की डेट में एफडी को कंपेयर करें तो। दूसरा, एनपीएस में मैक्सिमम लिमिट होता है 10% ऑफ योर सैलरी और 1.5 लाख रुपीस जो लिमिट होता है एनपीएस का। दोनों में से जो लोअर होता है वो आप क्वालिफाई करते हैं एनपीएस के लिए। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट, ये दिस इज फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये 14% ऑफ योर सैलरी या फिर 1.5 लाख रुपए, जो भी लोअर होता है वो होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 4% का बेनिफिट है इसमें, विच इज देयर। जो ये बात कर रहे हैं इंक्रीज करने का, 50,000 से ये 80CCD के नीचे इंक्रीज कर सकते हैं, वो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो सकती है एनपीएस में मैक्सिमम, जो एग्जेम्प्टेड है। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर ये एग्जेम्प्टेड है, जो टैक्स के अंडर एग्जेम्प्टेड रहती है आपकी। ईयरली आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रही बात कैसे इन्वेस्ट करें, आप अपनी कंपनी को या फिर अपनी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करें, अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाएं। ऑनलाइन आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। कैम्स कर रहा है, कैम्स के साथ भी आप अकाउंट खोल सकते हैं अपना। आजकल तो पैन कार्ड से हर चीज सीडीएसएल या एनएसडीएल ट्रेस करके दे देता है, तो ये डिटेल्स भी सारी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैप्चर होंगी सारी की सारी। सो दिस इज अ वे आप कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मनोज सिंह है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे कि इनसे संपर्क एक बार वापस साझा कर सके, लेकिन इनका सवाल है कि भारत और विदेशी इंडेक्स फंड में कैसे निवेश करना चाहिए। 20,000 रुपये हर महीना डालना चाहते हैं और इन्होंने अपने लिए नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड के बारे में इन्होंने जिक्र तो किया है, लेकिन इसके अलावा HDFC और ICICI सेंसेक्स फंड में से कौन सा बेहतर है ये समझना चाहते हैं। इंडेक्स फंड तो भारत में आप कोई सा भी ले लें सभी बेहतर होंगे, लेकिन हाँ विदेशी इंटरनेशनल फंड आपको कौन सा लेना चाहिए वो हमें बताना होगा। क्षितिज। सो आपने सही कहा, निफ्टी 50 आप किसी भी एमसी का बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो कविता एक्सपेंस रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम ही है सबकी। आप कोई भी ले लीजिए, ICICI लेना चाहते हैं, HDFC लेना चाहते हैं, जहां आपका कंफर्ट है ले लीजिए आप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 ले लीजिए। साथ में जो आप इंटरनेशनल मार्केट या विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो सेफेस्ट बेट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर रहेगा कि वहां पे भी आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप नैस्डैक 100 ले सकते हैं, फंड ऑफ फंड इंडेक्स फंड, जो आप कोटक या मोतीलाल में से किसी का भी ले सकते हैं। दोनों ही ऑफर हैं जो अवेलेबल कराते हैं। उसके सिवाय सिर्फ इन 2 फंड्स में ना करके आप 2 या 3 अपने और एक्टिव मैनेज फंड इंडिया में बाय कीजिए। जैसे मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, आपका टाटा का डिजिटल फंड है, बिकॉज वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी प्ले है और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा करेगा यहाँ से। साथ में कोटक का फोकस है, DSP का फ्लेक्सी कैप। तो इनमें से 2-3 फंड्स और लीजिए। तो जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें से 4 से 5 फंड रखिए। एंड अगेन जो हम बार बार बात कर रहे हैं कविता, आप कंस्ट्रेंट मत करें यहाँ पे, बिकॉज मार्केट बहुत मूव कर गई है। अगले 1 साल के रिटर्न पे फोकस मत करें, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग में फोकस करें एंड एवरी ईयर आप अपनी सिप को स्टेप अप करते जाएं। सो आई थिंक यही तरीका होना चाहिए पोर्टफोलियो कवर करने का।
चलिए अगला सवाल हम लेंगे अरुणिता का, और ये कह रही हैं कि इनके पास निवेश को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये निवेश की शुरुआत करना चाहती है। अब तक केवल फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस में ही इन्होंने जितने पैसे जमा करने थे वो कर दिए हैं। जहाँ तक पैसों की रिक्वायरमेंट की बात है, फिलहाल ये कह रही हैं कि इनके बच्चे शादीशुदा हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इन्हें ज़रूरत है किसी तरह की फ़ंड की, लेकिन हाँ म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहती हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना हम इनको और भी जानकारी इनसे ले सकते थे। लेकिन अरुणिता जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी उम्र मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपने आप को आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने के लिए कदम उठाया और ये रियलाइज़ किया कि आपके पास और भी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और उन्हें आजमाना चाहिए। मनी मंत्र आपकी इसमें सहायता करेगा। क्षितिज, मुझे उम्र नहीं पता, लेकिन जिस तरह से ये कह रही हैं कि इनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, तो जहाँ तक रिस्क वाली जो एज है, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ले पाएंगी। लेकिन फिर भी अगर रणनीति हमें इनको सुझानी हो, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इक्विटी भी इनको सुझाएं, ये बोलते हुए कि लंबी ड्यूरेशन के लिए आपको उसमें रहना होगा, किस तरह का पोर्टफोलियो इनके पास होना चाहिए? आई थिंक कविता, यहाँ पे हम 40-40-20 का रूल लगाते हैं। 40% शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर भारत बॉन्ड फंड में करें, 40% ये बैलेंस एडवांटेज और बैलेंस फंड में करें, और 20% प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें सिर्फ मैं इंडेक्स फंड निफ्टी की बात करूंगा, करें। एंड उसका कारण मैं ये बताऊंगा, बिकॉज जो भी डिटेल्स आपने बात करी है अभी, इट्स ऑब्वियस कि दैट बच्चे सेटल्ड हैं, इनकी डिपॉजिट्स में पैसा पड़ा हुआ है जो 5-5.5% में इनकी वेल्थ प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज पोस्ट टैक्स वो लेस देन 3.5-4% है, और साथ में पेंशन है। तो आई थिंक बेस्ट वे इज कि टुमारो इन्होंने जो वेल्थ क्रिएट करनी है आज की डेट में, वो पास ऑन करके जानी है नेक्स्ट जनरेशन को। तो नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसा एसेट क्यों देके जाएं विच इज नॉट इवन प्रिजर्विंग वेल्थ, जो वेल्थ आपकी डिप्लीट कर रहा है। तो बेस्ट है कि बिकॉज वो पहली बार म्यूचुअल फंड में आ रही है, तो 30-40% जो है शॉर्ट टर्म फंड्स और भारत बॉन्ड फंड, एक एडलवाइज का इनिशिएटिव है, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। 40% बैलेंस एडवांटेज फंड लें, बिकॉज उसमें कंफर्ट ये रहता है कि डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूवमेंट आपका इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज होता है, पर टैक्सेशन इक्विटी का रहता है। तो शॉर्ट टर्म और बॉन्ड फंड पोर्टफोलियो से आपको कोई 5.5-6% रिटर्न का एवरेज रिटर्न आएगा, जो आपका बैलेंस फंड पोर्टफोलियो से आपको कोई 10 से 11% का एवरेज रिटर्न आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। और प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो से आपका वही, अगर हम इंडेक्स फंड लेते हैं, निफ्टी 50 लेते हैं, तो 11 से 12% आएगा। तो ऑन एन एवरेज इनका रिटर्न जो है पोस्ट टैक्स, वो 8 to 9% बन जाएगा, जो विज़ आज की जो फिक्स डिपॉजिट है जहाँ पे 5-6% बन रहा है, उससे काफी बेटर रहेगा। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड कांग्रेचुलेशंस। ये मैं चाहती हूँ कि अरुणिता जी अगर ये सुन रही हैं तो एक बार फिर से अपना सवाल हमें भेजें और अब की बार फोन लाइन पर रहें, ताकि हम आपसे बात भी कर सकें। लेकिन इसी के साथ क्षितिज, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर शो का हिस्सा होने के लिए और दर्शकों को गाइड करने के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। मनी मंत्रा में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए निवेश की ABCD, जहाँ पर हमारे साथ होंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम, और बाजार की तमाम और निवेश की तमाम बारीकियों के गुर वो आपको सिखाएंगे। बन रहे